नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं समय समय पर आपकी मुलाकात विशेष व्यक्तियों से कराता रहता हूं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कराई थी। उससे पहले हमने जो आजकल साइबर क्राइम चल रहा है उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में बात कराई थी। इसी श्रृंखला में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर साहिल गावा से, जो कि रोबोटिक सर्जरी के ऊपर हिप एंड नी रिप्लेसमेंट के सर्जन है अमृता हॉस्पिटल के अंदर। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके रोबोटिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं और इसके करने के बाद कितना खर्चा आता है। जो लोगों के मन में कोई डाउट है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर साहिल गावा से। हाँ डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें आपने टाइम दिया, कुछ अपने बारे में बताइए डॉक्टर साहब। तो मेरा नाम डॉक्टर साहिल गाबा है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली, बट मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है या अभी जो मेरा मेन काम है वो रोबोटिक हिप एंड नी सर्जरी में है फ़िलहाल। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में मैं काम करता हूँ एज ए रोबोटिक सर्जन। इससे पहले ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ऑर्थोपेडिक्स की ट्रेनिंग शुरुआत जयपुर में हुई थी, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से। फिर मैंने 3 साल एम्स नई दिल्ली में गुजारे एज अ सीनियर रेजिडेंट। उसके बाद मैं हायर ट्रेनिंग के लिए, फेलोशिप के लिए और इवन रोबोटिक की ट्रेनिंग के लिए मैं यूनाइटेड किंगडम में गया था, एबरडीन नाम के शहर में। तो ट्रेनिंग खत्म होती 2022 में हमारा हॉस्पिटल खुला है। तो डे 1 से मैं यहीं पे इसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? तो जोड़ बदलने की सर्जरी है। अच्छा। अगर कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं, आपका जोड़ किसी भी कारण खराब हो जाए, चाहे तो वो उम्र के हिसाब से घिसना हो, चाहे ब्लड सप्लाई कम होने से एवियन बीमारी होती है चाहे उससे हो, या चाहे कोई पुराना इन्फेक्शन हो या पुरानी चोट से घिसा हो, किसी भी कारण से अगर जोड़ नॉन फंक्शनल हो जाए और आपको दर्द और स्टिफनेस दे, तो उसकी सर्जरी जो हम करते हैं उसमें नया जोड़ डालते हैं। अच्छा। उसको आप रिप्लेसमेंट कहते हो। अगर हिप के करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और नी की अगर करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं, आजकल हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारे ये देख रहे हैं उनको ज़्यादातर घुटनों की प्रॉब्लम, हिप रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम, तो इससे कैसे पता लगता है कि ये इसमें रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है उसके दर्द से? तो 2-3 चीज़ें देखते हैं इसमें। एक तो आपका क्लिनिकल एवैल्यूएशन होता है, कितने साल से दर्द है, कितना चल पाते हो, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, पेन है, स्टिफनेस है या कुछ और है। और फिर आपका देखा जाता है कि एक्सरे के अंदर क्या फाइंडिंग्स हैं। अच्छा। अगर आपकी डिसेबिलिटी सिग्निफिकेंट है, एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी पेशेंट को 500 मीटर चलने में भी पेन ज़्यादा हो रहा है और उसको रोज़ या ऑल्टरनेट डे पेन किलर खाना पड़ रहा है, इसके साथ अगर पेशेंट का एक्सरे भी यही दिखाता है अच्छा कि टोटली जो जॉइंट स्पेस है वो खत्म हो चुका है, जिसे हम बोन ऑन बोन कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं गैप पूरी तरह खत्म हो जाना जी, तो दोनों चीज़ें जब सेटिस्फाई होती हैं तभी पेशेंट की सर्जरी होती है। जी जी जी। अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा है लेकिन एक्सरे के हिसाब से डिजीज अभी माइल्ड है जी। तो उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, फिर हम बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑर्थोराइटिस जो है ये मेन कारण है इसका जो? हाँ, एक्चुअली आर्थराइटिस ही मेन कारण है जॉइंट रिप्लेसमेंट का। और उसके अलावा ट्रॉमा, चोट लगना। अच्छा। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर घुटने में फ्रैक्चर हो जाए, कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाए, तो भी हम कूल्हे का रिप्लेसमेंट ही करते हैं 60 ईयर्स के बियॉन्ड अगर हो तो। बाकी आर्थराइटिस अपने आप में बहुत टाइप का होता है। एक जो मोस्ट कॉमन हमारे देश में है वो वेयर एंड टेयर वाला है, जिसे कहते हैं एज के हिसाब से जो हो जाता है, 60s में या आजकल 50s में भी हो जाता है। उसके अलावा गठिया में भी होता है। उसके अलावा टीबी हुआ हो किसी को तब भी होता है। अच्छा, तब भी हो जाता है? हाँ, उसमें भी चोट खराब हो जाता है। तो ये सारे अलग अलग कारण आर्थराइटिस के ही हैं। एंड ऑफ द डे आर्थराइटिस से ही आपका पेन और स्टिफनेस होता है, उसी हम सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोग डरते हैं कि भाई सर्जरी के बाद हम चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, अपने आम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। यही सब करना है तभी हम सर्जरी करते हैं। अच्छा। सर्जरी का टारगेट ये है कि आपको मोबाइल और पेन फ्री और आपकी जो एक्टिविटीज़ को नॉर्मल लेवल्स पे रिज्यूम करने का टारगेट रखने के लिए ही सर्जरी करते हैं। अच्छा। तो सर्जरी पेन बढ़ाने के लिए नहीं करी जाती है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर पेशेंट ने जो एक पेशेंट देखा जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो 99 पेशेंट्स नहीं देखते जिनका रिजल्ट अच्छा भी आया है। हाँ, मोस्टली लोग ये करते हैं। हाँ, और मेडिकल लाइन में इवन मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी फील्ड की आप बात कर लो, हमारी फील्ड हो या कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कोई भी फील्ड हो, आज तक कोई ऐसी दवाई, प्रोसीजर, सर्जरी बनी ही नहीं जो 100% इफेक्टिव हो। अब ये इट इज़ द नेचर ऑफ द मेडिसिन आप बोल सकते हो, ठीक।
तो ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे वापस विल पावर होनी चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा सर्जरी के बाद और मैं चल पाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, आजकल रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत सुना है, ये क्या है डॉक्टर साहब, जो भी होता है रोबोटिक सर्जरी, और आप तो खैर माहिर हैं इसमें रोबोटिक सर्जरी में। सो उसी सर्जरी को करने का आपने ढंग बदल दिया। अच्छा, जो पहले सर्जरी होती थी उसको हाँ, आपने करने का तरीका बदल दिया। तो मैनुअल सर्जरी में क्या होता है कि आप ओपन करते हो, फिर देखते हो क्या चल रहा है, और ओपन करके इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आप वहाँ पे मेजरमेंट्स करते हो, कंडीशन देखते हो और फिर ऑपरेट करते हो। जो इसकी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग है बहुत ही बेसिक लेवल की हो पाती है एक्सरेज पे। तो पहला फर्क ये आया, रोबोटिक के अंदर आप पेशेंट का सीटी स्कैन करा के, अच्छा, उस सीटी स्कैन को रोबोटिक सॉफ्टवेयर में डाल के उस पर एकदम मिलीमीटर एक्यूरेसी से सर्जरी प्लान कर सकते हो। दोनों में क्या फर्क है? तो एक तो प्लानिंग हो गई, रोबोटिक में आपने प्लानिंग जो है वो और एक्यूरेट कर ली। ठीक ठीक ठीक। सेकेंडली उसका एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में मैनुअल सर्जरी में आपके हाथ में 100 होता है, रोबोटिक सर्जरी में आपके पास एक मशीन होती है ओटी में, अच्छा, जिस मशीन के आगे एक सॉ ब्लेड लगा होता है। ठीक है। उस मशीन की हेल्प से आप बोन को कट करते हो। अच्छा, उसमें डॉक्टर का रोल क्या होता है? डॉक्टर का रोल ये है कि वो ट्रिगर डॉक्टर के हाथ में ही है। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। तो और सेकेंडली जो जिस एंगल पे या जितना मिलीमीटर ऑफ बोन रिसेक्शन है, वो डेटा मैं ही फीड करता हूँ, जो पेशेंट की खुद की एनाटॉमी पे डिपेंड करता है। मतलब पर्सनलाइज सर्जरी हो गई। मैनुअल के अंदर आपके 2-3 मोटे मोटे स्टेप्स होते हैं। हमने यहाँ से 8 मिलीमीटर काट लिया, यहाँ से 2 मिलीमीटर काट लिया, और फिर आप उसके बाद इम्प्लांट डालते हो। इसके अंदर ऐसा नहीं है। अब किसी पेशेंट को 8 नहीं 5 मिलीमीटर बोन काटने से ही काम हो जाता है, किसी में 10 काटनी पड़ती है। ये जो, और किसी के अंदर आप एंगल इम्प्लांट का बदल देते हो, किसी में मुझे इम्प्लांट स्ट्रेट डालना है, किसी में मुझे उसको 3 डिग्री के एंगल पर डालना है। अच्छा अच्छा। ये इतनी एक्यूरेसी से आप रोबोटिक में कर सकते हो। और क्योंकि एक्यूरेसी इतनी हो रही है, पोस्ट सर्जरी पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कम रहती है, रिकवरी बेटर रहती है, और जो आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल के लैंडमार्क्स हैं वो जल्दी हिट होते हैं। जैसे स्टेयर्स चढ़ना जल्दी आ जाएगा, खुद गाड़ी चला पाना जल्दी आ जाएगा। ज़्यादा कटिंग तो जैसे आपने बताया कि ब्लड वगैरह ज़्यादा निकलता है या कुछ? ब्लड लॉस सिमिलर है, बहुत खास फर्क नहीं है। उसका कारण ये है कि इंसिजन जो चीरा है वो सेम लेंथ का है। अच्छा अच्छा। कई कहते हैं इसमें ज़्यादा चीरा नहीं दे रहा। मैंने कहीं पीछे एक डॉक्टर से बात करी थी, वो कह रहे चीरा देने की ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है। क्या ठीक है? नहीं नहीं, मैनुअल सर्जरी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, सेम सर्जरी है, सेम चीरा है, वो ही इम्प्लांट जा रहा है, करने का ढंग बदल रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड लॉस कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। नहीं, मैंने उनसे किया था, वो कह रहे हैं रोबोटिक सर्जरी के बाद आप शाम को घर जा सकते हैं या चल सकते हैं, या ये ठीक है? तो देखो, ये डे केयर सर्जरी कहते हैं इसको। आप सुबह सर्जरी करो, शाम में घर भेज दो। पहली बात तो इसके लिए जो पेशेंट सिलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन पेशेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अच्छा। एक तो पेन टॉलरेंस का इशू है, फिर हमारे पेशेंट्स की मसल स्ट्रेंथ वैसी नहीं है जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशन की है। अच्छा अच्छा। राइट, मसल थोड़े से वीक रहते हैं, उनको थोड़ा इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। राइट, प्लस अगर हम दोनों घुटने इकट्ठे करें फिर तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो डे केयर सर्जरी का कॉन्सेप्ट अभी नया कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, बाहर ये हो रहा है कुछ सालों से। अच्छा, अभी इंडिया में इतना नहीं है? नहीं, इतना कॉमन नहीं है। और मुझे जो लगता है कि आप एक ही दिन में सुबह आके शाम को घर जाने से ऐसा कुछ खास अचीव नहीं कर लोगे, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। एक बार आपका नया जॉइंट डला है, आपकी सर्जरी हुई है, वो आपके साथ 15, 20, 25, 30, 40 साल तक रहने वाला है। तो अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा रुक लिए हॉस्पिटल में तो आपको उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सर, ये सर्जरी के बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या दूसरी जगह, तो वो कितने दिन बाद चल सकता है, या कोई अपनी रोजमर्रा की वो काम कर सकता है क्या? तो चलाना हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं। इनफैक्ट अगर पेशेंट की सुबह सर्जरी हो तो टेक्निकली आप उसको इवनिंग में चला सकते हो। राइट, अब वो सर्जन प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है और पेशेंट के पेन टॉलरेंस पे भी। हम जनरली अपने प्रैक्टिस में पेशेंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलाते हैं। अच्छा। जिस दिन सर्जरी करते हैं उस दिन रेस्ट करवाते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट उठ के जनरली वॉकर के साथ वेट डालता है, 2-4 कदम चलता है। पहले दिन ऐसा नहीं कि वो वार्ड के बाहर जाके सैर कर लेता है, नहीं। बट हाँ, हम ट्राई ये करते हैं कि पेशेंट जब दूसरे तीसरे दिन घर जा रहा है तो एटलीस्ट वॉशरूम तक चक्कर काटना शुरू कर दे। अच्छा। एटलीस्ट वार्ड के बाहर या आपके रूम के बाहर वार्ड में कॉरिडोर के अंदर एक चक्कर काट ले जी, कि इतनी बेसिक मोबिलिटी रिटर्न हो जाए जितनी आपको घर पे रूटीन काम के लिए चाहिए होती है। अगर आप बात करते हो बाहर जाने की या इंडिपेंडेंट होने की कि वो बाहर घूम रहे हैं, उस चीज़ में जनरली 1 से 1.5 महीना लगता है।
अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे मोस्टली सीनियर सिटीजनों के लिए मैं ये बनाता रहता हूँ, वो बताते हैं जैसे कि जैसे नी रिप्लेसमेंट कराया या हिप रिप्लेसमेंट कराया, उसके बाद वो कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते पहाड़ों, जैसे पहाड़ों में जाना हो, कहीं और जाना हो कि भाई बिल्कुल नहीं जिसने तो घुटने चेंज कराए हैं नहीं जा सकता, एक नहीं मिथ्या है, डर है कि भाई हाँ क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है? नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हो, ऐसी कोई मना ही नहीं है। आप खुद ड्राइव करके जा सकते हो। अच्छा, ड्राइव वगैरह भी कर सकते हाँ, हैं? हम ऑन एन एवरेज 6 वीक्स बाद हम पेशेंट को दोनों हिप और नी रिप्लेसमेंट के बाद ड्राइविंग अलाउ कर देते हैं। अच्छा, कि ड्राइव कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स अपना जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो करते रहें और जो बेसिक प्रिकॉशन हम उन्हें समझाते हैं वो लेते रहें। आप जितना मर्जी ट्रैवल करिए, आउट ऑफ कंट्री भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अरे डॉक्टर साहब, जैसे 50 साल की उम्र के बाद आजकल तो छोटी उम्र में ही घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है, और ये पहले 60 प्लस के बाद आती है, तो मोस्टली 50 के बाद तो आप काउंट कर लीजिए, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो वेट कंट्रोल हो गया सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट। वेट को कंट्रोल वेट कंट्रोल होगा। अगर आपका जैसे बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप कर लो, आप पढ़ लेना, आप घर पे बॉडी मास इंडेक्स एक चीज़ होती है 25 से 30 में, इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। आइडियली 25, 26, 27 दैट्स द लिमिट। जहां आप 30 के आसपास हो मतलब गड़बड़ है, कम करो, ठीक। सेकेंडली, आपकी जो थाई का मसल है, जैसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, थाई के मसल्स आपके मेन नी के मसल्स हैं। अच्छा। जिससे आपका नी स्ट्रेंथन होता है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग अब आप चाहे एक्सरसाइज से करो, चाहे बेसिक जिम से करो, चाहे आप अच्छा वॉक करके, साइकिलिंग करके करो, अगर आपके मसल स्ट्रांग है और आपके डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा है, अच्छा, तो आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहती है। ओके। ये मेन फैक्टर्स हैं इसके लिए। मतलब वेट और डाइट आपकी हाँ, ठीक ये होनी चाहिए। बिल्कुल। पहला वेट ठीक होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह है कि क्या एक्सरसाइज करें? हाँ, तो वही फिजियोथेरेपी में आपके थाई मसल की स्ट्रेंथनिंग हो हाँ, गई। एक चीज़ और बात में, फिजियोथेरेपी की बात करी आपने, हाँ। ये फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है इसके ऑपरेशन का, ये जरा बताइए। तो फिजियोथेरेपी वो पेशेंट जिनको सर्जरी नहीं चाहिए, प्री सर्जरी वाले जो स्टेज के हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, और जिनकी सर्जरी होती है उनकी भी इनिशियल रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्री सर्जरी में क्या है, अगर पेशेंट को नॉन ऑपरेटिव लेवल की बीमारी है तो उसके अंदर अगर वो फिजियोथेरेपी करेगा तो उसका पेन कम हो जाएगा, उसके चलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा चल पाएगा। ओके। और जहाँ पेशेंट्स को पेन किलर की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका नी और स्ट्रांग हो जाएगा। पोस्ट सर्जरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर सर्जरी घुटने में इन्फ्लेमेशन आती है, स्वेलिंग आती है, वो हर एरिया में आती है, कहीं भी आप ऑपरेट करो। और पोस्ट सर्जरी पेशेंट को ऑब्वियसली पेन भी रहता है, ठीक। तो उस इनिशियल 1-1.5 महीने में अगर फिजियोथेरेपी अच्छे से ना हो तो आपके घुटना एक तो जाम हो जाएगा पोस्ट सर्जरी, एक उसकी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं होगी। तो जिस चीज़ के लिए सर्जरी करी कि आप चलो फिर वो इंडिपेंडेंट हो, वो तब हो पाएगी जब आपके घुटने की लचक वापस होगी और स्ट्रेंथ रिकवर होगी। इसमें फिजियोथेरेपी का इनिशियल 1.5 महीना तो हम बेयर मिनिमम मानते हैं। अच्छा। और कुछ पेशेंट्स को, सपोज किसी का वेट ज़्यादा है या किसी के मसल ज़्यादा वीक हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम और लंबा टाइम भी करने के लिए बोलते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो रोबोटिक सर्जरी है बहुत महंगी है क्या, ये दूसरी सर्जरी से कुछ, क्या आम मिडिल क्लास आदमी जैसे कि भाई वो अफोर्ड कर सकता है रोबोटिक सर्जरी? अगर मैनुअल सर्जरी कर सकता है, रोबोटिक भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में कितना फर्क है। कई सोचते हैं यार रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी होगी। देखो, आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, आपको मैनुअल और रोबोटिक का डिफरेंस जो है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बदलेगा। हमारे देश में इसका बेसिक 1-1.5-2 लाख के आसपास का लिमिट है, इफ़ यू टॉक अबाउट द होल कंट्री। जी जी। अब हमारे खुद के हॉस्पिटल की बात करें, हमारे तो हॉस्पिटल में तो हम एक जोड़ का 45,000 ऐड करते हैं बिल में। ठीक है। तो अगर हम दोनों घुटने कर रहे हैं तो 90,000 ऐड हो जाता है, एक घुटना या एक हिप कर रहे हैं रोबोटिक तो सर्जरी के अंदर, रोबोटिक के लिए आपका, क्योंकि बाकी तो आपका सेम हो गया ना, इम्प्लांट भी सेम हुआ, बाकी पैकेज भी सेम हुआ। जो एक्स्ट्रा रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट है, तो अगर आप एक घुटने की सर्जरी करा रहे हो, हाइपोथेटिकली अगर आपका बिल सब कुछ कर आके 2.25-3 लाख के आसपास सपोज कहीं पड़ा, तो 45,000 ही एक्स्ट्रा आपको देना है उसी सेम सर्जरी को रोबोटिकली कराने के लिए। जो मेरे ओपिनियन में उसके बेनिफिट्स के हिसाब से ये जो कॉस्ट है ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, ये इसमें इंश्योरेंस कवर होता है या गवर्नमेंट उसमें आते हैं, कहीं कहते हैं गवर्नमेंट से वो कहते हैं कि भाई हम ये रोबोटिक सर्जरी का नहीं पेमेंट करेंगे, या इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि ये उसमें कवर होती है? हाँ, तो देखो, जो गवर्नमेंट में कॉमनली पैनल्स यूज होते हैं, ECHH, CGHS, रेलवेज, ESI और हरियाणा गवर्नमेंट कॉमन पैनल जो हैं,
इनमें से किसी में भी जो इनके शेड्यूल ऑफ चार्जेस है उसके अंदर अभी तक तो रोबोटिक सर्जरी का कोड नहीं है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट भी लेकिन मैक्सिमम रोबोटिक्स ही करवाते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर्ली काउंसिल कर दिया जाए तो वो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको उसके बेनिफिट दिखते हैं। कई पेशेंट्स अपने आसपास हुए पेशेंट का रेफरेंस लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका पैकेज है वो सारा कवर होता है उसके अंदर। जो रोबोटिक चार्जेस हैं एक्स्ट्रा, जैसे अगर आप एक घुटना करवा रहे हो तो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में रोबोटिक के 45,000 लग गए। जहाँ आप टीपीए की बात कर रहे हो, प्राइवेट इंश्योरेंसेस की बात कर रहे हो, तो वो अब डिपेंड करता है कि आपने इंश्योरेंस किस टाइप का ले रखा हुआ है। अगर आपके इंश्योरेंस में रोबोटिक वाला क्लॉज या मॉडर्न ट्रीटमेंट वाला क्लॉज कवर्ड है तो डेफिनेटली कवर है। हमारे प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊं, लगभग 25-30% पेशेंट्स तो हैं ऐसे जिनका टीपीए से ही कंफर्टेबली कवर हो जाता है। बाकी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो टीपीए से पहले बात करके आते हैं और उनको बोल दिया जाता है कि आप रोबोटिक कराओगे तो हम कवर नहीं करेंगे। हम उन पेशेंट्स के लिए फिर और कोई तरीके निकालते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके अमृता हॉस्पिटल में कौन कौन से पैनल वाले आते हैं? हमारे पास सर प्राइवेट इंश्योरेंसेज मैक्सिमम आती हैं। उसके अलावा सीजीएचएस और ईसीएचएस के नंबर्स भी काफ़ी डिसेंट हैं। सीजीएचएस इंक्लूड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हरियाणा गवर्नमेंट भी काफ़ी आता है, क्योंकि ऑब्वियसली फरीदाबाद है तो हमें कईयों को पता नहीं है ना कि भाई इसमें सीजीएचएस वाले मोस्टली जो दिल्ली में है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। डीजीएचएस भी है हमारे पास। डीजीएचएस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, वो भी यहाँ पे आकर इलाज करा सकते हैं। सीजीएचएस वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनको पूरी वही मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जो आपको याद हो, कुछ ऐसा कोई पेशेंट आया आपके उसमें कैरियर के अंदर? मुझे तो बहुत सारे पेशेंट याद है। किस चीज़ के लिए मतलब? कि भाई जिसको आप भुला नहीं पाएंगे कि बड़ा अच्छा इसने वो जल्दी चल पड़ा, या बड़ा कई होते अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई होते बहुत अच्छे होते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्यों एक पेशेंट, दो एग्जांपल दे देता हूँ। एक हमारी पेशेंट यूके से आई थी। अच्छा। मैं नाम ले लूँगा ऑब्वियसली पेशेंट का, है ना? तो बहुत ही अच्छे पेशेंट थे, बड़े अच्छे परिवार थे अपने, क्या नाम है, तो उनसे इतना अच्छा कनेक्शन हुआ कि अब उनको वापस गए 6 महीने से ऊपर हो गए। वो अब भी मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं किसी भी रीज़न से, नॉट ओनली मेडिकल रीज़न। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस हो जाती है। कभी कोई त्यौहार हो तो मैम का मैसेज आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह भी उनका मैसेज आया हुआ। अच्छा। और सेकंड, मेरे खुद के बेटे के स्कूल में उसकी टीचर है। अच्छा। उनका किया था, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही है। फिर मुझे कुछ महीने बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने उनका एक फ़ोटो भेजा, वो कहीं डांस कर रही थी किसी फंक्शन पे। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। चलिए, अच्छा। तो हमारे जो श्रोता हैं उनको कुछ एडवाइस करिए कि भाई वो, ताकि वो फिट रहे, उनको कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा शॉर्ट 2-3 छोटे चीज़ें हैं। वेट कंट्रोल में रखो। अब ऑब्वियसली जिसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, सुनने में आसान है बट करने में मुश्किल है, बट जो है सो है। वेट कंट्रोल में रखो। प्रोटीन्स अपनी डाइट में अच्छा रखो। हमारे इंडियन डाइट के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम रहती है। तो थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ी रिसर्च करके, थोड़ा पढ़ के, या तो किसी डाइटिशियन की हेल्प लेके अपने प्रोटीन की मात्रा को सही रखो। सेकंड, एक्टिव रहो, मोबाइल रहो। जिनके डेस्क जॉब्स हैं, सिटिंग जॉब्स हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम दिन में आधा पौना घंटा वॉक करें, कोशिश करें। और छोटा मोटा एक्सरसाइजेज, बेसिक एक्सरसाइजेज घर पे भी कर सकते हो आप। बिल्कुल बैठे रहने से आपका शरीर सही नहीं रहेगा। फिर डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा अच्छी रखो, उससे जॉइंट्स, बोन्स सब स्ट्रांग रहेंगी, फ्रैक्चर का रिस्क भी कम होगा, आपको जो रैंडम जॉइंट पेन्स होती हैं वो भी कंट्रोल रहेंगी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से हेल्प लेके उसको प्रिस्क्राइब करवा के वो आप एज अ मेडिसिन ले लो, चाहे अपनी डाइट में ले लो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मिलना हो तो ओपीडी आपकी कौन से दिन होती है? और तो ओपीडी अमृता हॉस्पिटल में मेरी ओपीडी हफ्ते में 3 दिन रहती है, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। अच्छा, टाइमिंग क्या है? और टाइमिंग जनरली हम लोग तो जल्दी आ जाते हैं, बट ओपीडी में 10 से 4-5 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। हाँ, और बाकी हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है अमृता हॉस्पिटल का, बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप उस पर कभी भी कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया। ये थे डॉक्टर साहिल गाबा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई कि आपको फिट रहने के लिए कितनी क्या चीज़ें की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपकी मुलाकात और अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।